नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय दीक्षित सर, जयपुर डायलॉग से। बात करेंगे कि भाई ऐसी क्या विपत्ति आ गई है जो तमाम विपक्षी राजनीतिक दल अगेंस्ट द सेकुलरिज्म मानने लगे हैं। भाई मदरसों का सर्वे आप कैसे करा सकते हैं? ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? ये तो सेकुलरिज्म की फैब्रिक डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। संजय दीक्षित सर पिछली बार जब जुड़े थे तो इन्होंने हमें बताया था फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज फिर से सहारनपुर में जब पहली ही दिन अभी अभी दूसरा ही दिन चल रहा है, सहारनपुर की घटना है और मदरसे से जो पकड़े गए हैं वो ऐसा कहा जा रहा है कि आईसिस से ताल्लुक रखते हैं। सर किस प्रकार से देखते हैं इस प्रकार के डिसीजन को, निर्णय को कि मदरसों का सर्वे पहले होना चाहिए? क्या कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है, फिर इससे फंडिंग की जाएगी मदरसों को अपग्रेड करने के लिए? देखिए आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। जी। योगी सरकार जब आई थी तभी उन्होंने कुछ पाबंदियाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे और उसके कारण आपको ध्यान होगा कि बहुत बड़ी संख्या में जो मदरसे थे वो अपने आप को डिसएफिलिएट कर गए थे। क्यों? उसका कारण क्योंकि जब उन्होंने उसका सर्वे कराया तो पाया बहुत सारे तो मदरसे फर्जी थे। दूसरे उन्होंने ये है एक अनिवार्य शर्त लगा दी कि आपको यदि मदरसे के लिए फंडिंग लेनी है सरकार से तो आप साइंस और मैथ्स आपको आवश्यक रूप से पढ़ानी पड़ेगी और भाषा भी, जो 3 भाषा का जो फॉर्मूला है वो भी आपको वहाँ पर लागू करना पड़ेगा। तो उर्दू आप पढ़ाते हैं ठीक है, उसके साथ साथ आपको अंग्रेज़ी और हिंदी भी पढ़ानी पड़ेगी, तब आपको फंडिंग मिलेगी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मदरसों की संख्या जो है वो लाख के आसपास होती थी जिनको फंड जाता था, वो घट के कुछ सैकड़ों में आ गई। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अंततः ये चाहते क्या हैं। ये अपनी तथाकथित दीनी तालीम में किसी भी प्रकार की मुदाखलत या किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ये नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इनको पढ़ाना है वहाँ पर जिहाद। जिहाद हम्म। क्यों पढ़ाना है? क्योंकि इनके हिसाब से जो फ़र्ज़ है, एक चीज़ जिसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से फ़र्ज़ लिखा गया है कुरान में, मैं आपको कोई कपोल कल्पित बात नहीं बता रहा हूँ। ये सूरत अल-बक़रा जो दूसरा चैप्टर है कुरान का, सूरत अल-बक़रा की 216वीं आयत है और कहा कि जिहाद तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ कायम किया गया, कि तुम्हारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ है। यह स्पष्ट रूप से यदि फ़र्ज़ किसी चीज़ को बताया गया है कुरान में, बिल्कुल अनएम्बिगुअस, अनएडल्टरेटेड, स्पष्ट से स्पष्टतम, वो है जिहाद। और अब हम्म। इसके बाद फिर बात आ जाती है कि भई जिहाद क्या है, तो उसको ये लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप किसी भी तफ़सीर में देख लें, इब्न कासिर से शुरू करें और आ जाएँ मौदूदी तक, बीच में जितने भी बड़े आपके तफ़सीर जिन्होंने लिखी है, जितने भी बड़े आलिम हैं उनकी किसी की भी देख लीजिए, सब में जिहाद का मतलब बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है। जब इसको बचाना होता है इनको, तब ये कहते हैं कि नहीं जिहाद तो जो है वो एक जद्दोजहद है खुद से और इत्यादि इत्यादि। तो वो जो मकसद है, जो फ़र्ज़ है जिहाद, जिसको कि जो इन किताबों से ये पढ़ाते हैं, जो इनके निसाब का यानी जो कोर्स का, सिलेबस का जो अविभाज्य अंग है, जो उसका हिस्सा है, वो क्या है ये? या तो ये हिदाया पढ़ाएँगे या फ़तावा आलमगीरी पढ़ाएँगे। बरेलवियों की मस्जिद में फ़तावा आलमगीरी कंपल्सरी है, देवबंदियों के मदरसे में, और देवबंदियों के मदरसे में हिदाया कंपल्सरी है। दोनों में स्पष्ट लिखा हुआ है। दावा और जिहाद का क्या संबंध है? क्या कि जिहाद दीन हक़ की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से लगातार जो है वो दूसरों के प्रति घृणा उनमें भरी जाती है। यानी जिस चीज़ की ये आप जो है वो
नमाज जब ये लोग पढ़ते हैं और नमाज में कितनी बार ये फातिहा पढ़ते हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, उस अल फातिहा की ही जो छठी आयत है उसी से शुरू हो जाता है। यानी दिन में 5 बार ये दूसरों के प्रति घृणा की, या अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, और जो मिसगाइडेड हैं या जो भ्रमित हैं उनको जो है उनके ऊपर तू अजाब ला। तो ये भ्रमित कौन है? तो ये इन्हीं की किताब में लिखा हुआ है कि भाई आप यहाँ रह रहे हैं मुशरिकीन के बीच में, मूर्ति पूजकों के बीच में, तो मूर्ति पूजकों के बीच में रह रहे हैं तो मूर्ति पूजकों को कह रहे हैं कि साहब कि अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकता है, शिर्क नहीं माफ़ कर सकता। तो हमको आपको तो ये गुनहगार मानते हैं, हमको आपको तो ये काफिर लगातार कहते हैं, काफिर कह के हर मदरसे में कि काफिर जो है वो जहन्नुम में जाएगा, और बच्चों के जो एक बिल्कुल कोमल अवचेतन होता है उसमें घृणा इस शिद्दत से भरी जाती है कि उसी का परिणाम फिर आप जो देखते हैं, जिन परिस्थितियों का प्रस्फुटन होता है, आपके सामने प्रकटन होता है, जिनसे आप लगातार जूझते रहते हैं, जिसमें लड़कियां जो हैं वो काफिरों की लड़कियां माले गनीमत हैं, यानी कि लूट का माल हैं। अब इस तरह की चीज़ें तो ये पूरा इनके किताब में हर दूसरे कदम पे लिखा हुआ है। तो यही जब पढ़ाना है तो ये जब पढ़ाएंगे साथ में, अब थोड़ा सा मैं और इसको चलिए अब अगले राउंड में ले लेता हूँ। तो यही जब इनको पढ़ाना है तो ये जब सर्वे होगा तो ये असहज तो होंगे ही ना। क्या आपको ये भी लगता है सर कि जो हेमंता बिश्व शर्मा जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये अलकायदा का हेड ऑफिस है, मतलब इस तरह से फ्लुएंट मैंने आज तक नेता को इस सब्जेक्ट पर बोलते हुए नहीं देखा कि जो हमने तोड़ा वो तो अलकायदा का ऑफिस था। क्या आपको लगता है कि मदरसे जो है वो स्लीपर सेल के लिए भी एक शेल्टर हाउस की तरह काम करते हैं? कई जगह करते हैं। अब जिनको इन्होंने तोड़ा है वो तो ऐसे ही मदरसे पाए गए वहां पे जी। जो मदरसे पाए गए, जिनको वो कह रहे हैं कि मैंने कोई मदरसों को नहीं तोड़ा है, 4 या 5 जो उन्होंने तोड़े हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये तो अलकायदा के हेड ऑफिस के रूप में कार्य कर रहे थे, और अलकायदा के हेड ऑफिस के और जो उनका जो एफिलिएट है बांग्लादेश में अंसारुल बांग्ला, उसके साथ में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको तोड़वाया। तो ये बिल्कुल उचित है। जो आतंकवादियों के अड्डे हैं उनको तो नष्ट करना ही होगा। इसमें मुझे कोई किसी प्रकार की कोई गुरेज नहीं दिखता, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं दिखती। इन दिनों सर कुछ हिंदूवादी पोर्टल्स को ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ के अंदर भी सेकुलरिज्म है। आप योगी जी को किस प्रकार से रीड करते हैं? क्या आपको लगता है कि योगी जी को इस्लाम की संपूर्ण समझ है और वो जो उनपे इस तरह के कुछ लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि आजकल वो भी उर्दू को पब्लिश करने लगे हैं, हॉस्पिटल में उर्दू लिखवा रहे हैं वगैरह वगैरह। मैंने कल भी आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा था, किसी का नाम लिए वगैरह, लेकिन कुछ पोर्टल हैं जो इस प्रकार की चीजें चला रहे हैं लगा। जिस तरह की जो बात कर रहे थे, सबसे पहले तो जो है कि आपने कहीं पे उर्दू में लिखवा दिया। अब आप ये देखिए कि उर्दू आज भी और आरंभ से ही उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त दूसरी भाषा है जी। और मैं तो उत्तर प्रदेश में ही पला बढ़ा हूँ जी। और मैंने लगभग सभी स्थानों पर इसका ये उपयोग होते देखा है, और यह भी देखा है कि वो धीरे 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 पब्लिक स्पेस से स्वतः ही समाप्त होती गई है। और सरकारी दफ्तरों में, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर हिंदी अंग्रेजी के साथ उर्दू सदैव लिखी जाती रही है। तो मैंने उसी समय लिखा था कि अरे भाई, अगर सबसे पहली बात तो ये जान लो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अगर किसी ने लिखा है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कौन है। तो पहले आप हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और उसके मिनिस्टर पर जाए बिना सीधे योगी जी पे चले गए, तो ये तो एक पूर्वाग्रह वाली बात होगी कि अजीब सी बात है कि आप सीधे सीधे आप जिसको आप कल तक कहते थे कि वो हिंदू हृदय सम्राट है, वो अचानक एक कृत्य से वो हिंदू हृदय सम्राट से बदल कर सेक्युलर हो गया। तो ये तो मैं कहूँगा कि बड़ी अजीब सी एक बात है। और अब तो स्पष्ट आ गया, तो सबको पता चल गया कि तबस्सुम खान ने वो जारी किया था सर।
अब मुझे लगता है कि ये जिन लोगों ने ये कहा है, उनको निश्चित रूप से अपने दर्शकों से क्षमा माँगनी चाहिए कि भई उन्होंने जो है वो हड़बड़ी में, जल्दबाज़ी में ये बात कही थी और उनको इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं कई इस तरह के जो आते हैं सामने तो मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करता हूँ। तुरंत प्रतिक्रिया मैं इसीलिए नहीं देता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया में कई चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिस्टॉर्ट होके आती हैं। तो उन पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जो है वो उचित नहीं होता जब तक कि आपको उस विषय वस्तु की पूरी जानकारी ना हो जाए। तो अब वो सेक्युलर हैं तो संविधान सेक्युलर है, उसमें सेक्युलर लिखा हुआ है, तो सेक्युलर का दिखावा तो करना ही पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री जो है यदि वो ये कहेगा कि मैं सेक्युलर नहीं हूँ, तो वो जो उसने शपथ ले रखी है उसका उल्लंघन भी होगा। तो इसलिए जो है आपको एक बहुत ही जिसको टाइट रोप वॉकिंग कहते हैं वो करनी पड़ती है आपको। योगी जी इन दिनों मदरसा बहुत चलना पड़ता है। सॉरी, योगी जी इन दिनों अवैध मजार जो है वो हर जगह तोड़ रहे हैं। एक ओवैसी हैं जो लगातार इस प्रकार का ये कह रहे हैं कि ये अवैध मजारों को तोड़ने के पीछे ये योगी जी की एक खराब मानसिकता है जो मुसलमानों के अगेंस्ट है, इसीलिए अवैध मजार तोड़े जा रहे हैं, हालांकि वो अशराफ वर्ग से आते हैं। ये तो हम और आप तो इतने दिनों से इसके लिए चला रहे हैं एक मुहिम, लैंड जिहाद। हमने एक्सपोज किया है लैंड जिहाद क्या होता है, लैंड जिहाद कैसे कराया जाता है, अवैध मजार कैसे उग आती है किसी स्थान पर। मजार तो किसी कब्र पे ही उगेगी, जहां कल तक कब्र नहीं थी वहां अचानक मजार कैसे आ जाती है। ये सारे प्रश्न तो हमने आपने उठाए हैं ना, तो हम तो इसका स्वागत ही करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हमने जो मांग उठाई थी, हमने जो एक खुलासा किया था, एक रहस्योद्घाटन किया था, वो पहुंच गया है, उसका संज्ञान ले लिया है योगी जी ने, इसलिए योगी जी धन्यवाद के पात्र हैं। और जहाँ तक ओवैसी का प्रश्न है, तो ओवैसी तो देखिए, तो उसने तो आपको ध्यान नहीं होगा जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, तो उसने खुले मंच से इसका समर्थन किया था। उसने कहा था ये तो ब्लास्फेमी है, और उसने काब बिन अशरफ का किस्सा सुनाया था मंच से कि काब बिन अशरफ के साथ हुजूर ने भी ऐसा ही किया था। नबी पाक ने, हुजूर ने काब बिन अशरफ के साथ ऐसा किया था। तो जो लोग कहते हैं ना कि साहब की ये ब्लास्फेमी के लिए कोई नहीं होता, आपको कई बड़े मौलवी आ जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा, उनसे आप पूछ लीजिए कि भाई काब बिन अशरफ का, काब बिन अशरफ जो है उसका जो किस्सा है वो सुन्नत है या नहीं है, अस्मा बिन्त मरवान सुन्नत है या नहीं है, अबू आफाक सुन्नत है या नहीं है, तो सुन्नत जो है वो शरीयत है या नहीं है। तो इसलिए ये जो ओवैसी जो कहता है उसको तो मैं कभी भी कोई महत्व देता नहीं, क्योंकि आपने ओवैसी को देखा होगा, वो यदि आप उसकी आलोचना करें तथ्यों के साथ में तो सबसे पहले तो वो आपको ब्लॉक कर देता है। दूसरी बात, यदि आप उसको आमंत्रण दें किसी भी प्रश्न पर तो वो आता नहीं है। तीसरी बात, वो स्वयं एक बार जी टीवी के जो अर्थ वाला जो इनका कार्यक्रम होता है अर्थ समिट में, तो उस अर्थ में ऑन रिकॉर्ड इसने कहा था कि हम फतावा आलमगीरी का अनुसरण करते हैं। फतावा आलमगीरी में क्या लिखा है मैं आपको बता चुका हूँ जी। जिनको किसी तरह का संदेह, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि फतावा आलमगीरी का सरलीकरण, एक सरलीकृत अनुवाद, जो पहला अनुवाद था वो थोड़ा क्लिष्ट था, उसमें फारसी के शब्द बहुत अधिक थे, लेकिन अब एक सरलीकृत अनुवाद हम अपलोड कर चुके हैं, जो इसकी खास तौर से जो किताबुल जिहाद है, जिसको किताबुल सैर बोलते हैं फारसी में, किताबुल सैर या किताबुल सियर, तो वह उपलब्ध है। तो उसमें क्या लिखा है सबके सामने उपलब्ध है, पढ़ लें। ट्रांसलिटरेशन भी है, यानी कि जो पर्शियन में ओरिजिनल लिखा हुआ है वो भी लिखा हुआ है, जो उर्दू में जो उसका ट्रांसलेशन था वो लिखा हुआ है, उर्दू के साथ साथ आपको उसका हिंदी अनुवाद भी लिखा हुआ है, प्रामाणिक बिल्कुल उसका अनुवाद उपलब्ध है। हाथ कंगन को आरसी क्या, और हिंदी में अनुवाद हो गया हो तो फारसी क्या, देख लीजिए। ये सही है कि हिंदी में अनुवाद हो गया होगा तो फारसी क्या, वेबसाइट पे पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं लिंक ट्विटर पे आज या शो के बाद जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। संजय सर,
आगे बढ़ते हैं कि योगी जी पे एक आजकल ऐसा सुनने में आता है कि योगी जी को सप्रेस किया जा रहा है, कहीं न कहीं से उनको खुला हैंड नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि लगातार आज़म खान का भी अभी जो था 700 करोड़ का कुछ प्रॉपर्टी, 700 करोड़ नहीं, कुछ 150 करोड़ का वो यूनिवर्सिटी का था, वो जब्त कर लिया। या फिर अगर इतना सप्रेस किया जा रहा है फिर भी वो बुलडोजर तो चल ही रहा है। तो क्या लग रहा है कि मतलब पॉसिबल है योगी जी को बांध लेना किसी पॉलिटिशियन के द्वारा, चाहे टॉप लीडरशिप ही क्यों ना हो बीजेपी की? मैं योगी जी के पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल जो है उससे उदाहरण करके, उद्धृत करके ही बताता हूँ। जी। कारण ये है कि आप पिछले 5 वर्ष का जो उनका कार्यकाल था, पहले ये आप अपने मन में निश्चित करें, दर्शकों से कह रहा हूँ कि आप अपने मन में निश्चित करें कि उस कार्यकाल में योगी जी जो थे वो बंधे हुए थे या नहीं थे। उसके बाद यदि मैं आपको बताऊं कि जब योगी जी को बनाया गया मुख्यमंत्री, तो सबसे पहले उनके सामने ये शर्त रखी गई कि आप जो है वो हिंदू युवा वाहिनी को डिसमेंटल कर देंगे। तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को डिसमेंटल तो नहीं करा, हाँ उसको जो है वो थोड़ा सा नई पीछे इकाई बनाने के लिए। नेपथ्य में डाल दिया ना। मैं पिछले पिछले की बात कर रहा हूँ, नई इकाई का तो अभी किया है। तो अभी भी प्रेशर डाला होगा वापस कि वो आपका जो है वो बहुत एक्टिव है और ये है वो है। और बाकी जब लोकसभा चुनाव आएगा तब कहेंगे नहीं नहीं वो हिंदू युवा वाहिनी का उपयोग किया जा सकता है, उसको अवश्य करें। तो ये तो चलता रहता है, राजनीति जो है वो आप जानते हैं किस तरह की होती। दूसरी बात, आप पिछले कार्यकाल का और इस कार्यकाल में जो अंतर है वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल में जब उनका आरंभ हुआ था योगी जी का, तो हमारे मिश्रा जी जो थे, नृपेंद्र मिश्रा जी, जी। वो आधा समय लखनऊ बैठे रहते थे। जी। और जितने लोग योगी से मिलने आते थे उनसे अधिक, कम से कम अधिकारी वर्ग, वो सारा नृपेंद्र मिश्रा के यहाँ आके और उनको धोख देता था, जैसे हम धोख देना बोलते हैं जी। राजस्थान में। तो उनको जो है वो राजा महाराजा की तरह धोख देता था। वो लगभग सारे जो वहाँ के पदस्थापन थे वो नृपेंद्र मिश्रा के कहने से ही होते थे। यहाँ तक कि मेरे भी कई नाते रिश्तेदार हैं वहाँ, जो भी जाके और नृपेंद्र मिश्रा के हाथा जोड़ी और उनके जो है सलाम करके उनको हुजूर के कोर्निश लगा के और अपने आप को धन्य समझते थे। आप ये देखिए कि पहले 2-3 वर्ष में योगी जी के जितने भी प्रमुख पदस्थापन थे वो सेंटर से किए जा रहे थे। ठीक। और योगी जी उसको भी हैंडल कर रहे थे। तो आपने तो नहीं देखा कभी योगी जी की वाणी का ओज कभी कम हुआ हो, या योगी जी के कर्तव्य बोध में या क्रिया में उनकी कभी कोई किसी प्रकार की, उनके क्रिया और कर्म जो है दोनों लगातार स्पष्ट थे। जो दोनों उनके उप मुख्यमंत्री बनाए गए वो भी ऊपर से ही बने। उनमें से तो आप जानते हैं केशव प्रसाद जी तो लगातार उनके साथ प्रतिस्पर्धा में थे। यहाँ तक प्रतिस्पर्धा में थे कि जब दूसरा चुनाव हुआ 2017 का 2022 का, तो 2 उप मुख्यमंत्रियों में से दोनों एमएलसी थे, उनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इनको चुनाव लड़वाया गया। और ये एक ऐसे अनोखे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में योगी जी को आमंत्रित नहीं किया। हार गए। सही बात, हार गए। और योगी जी ये बिना अपने चुनाव क्षेत्र में मेरे संभवतः अंतिम दिन एक बार गए थे। अंतिम दिन गए थे, अंतिम दिनों में 2-4 दौरे किए होंगे। वो 1 लाख से ऊपर मतों से आराम से जीत जाते। तो यह तो योगी जी को बांधने का जो परिणाम था वो तो यहाँ आपको दिख रहा है। और उसके अतिरिक्त भी और कोई भी आपकी कमी नहीं छोड़ी गई।
एक अदद चीफ सेक्रेटरी को उसके रिटायरमेंट के अंतिम दिन 1 साल का एक्सटेंशन देके भेजा गया कैबिनेट के स्पेशल रूल रिलैक्सेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो नियम हैं उसमें चीफ सेक्रेटरी को अधिकतम जो एक्सटेंशन है वो 6 महीने का ही मिल सकता है। अच्छा। और केवल 4 प्रकार के एक्सटेंशन अवेलेबल हैं राज्यों में चीफ सेक्रेटरी को, और केंद्र में डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी को। सो कैबिनेट सेक्रेटरी को 4 वर्ष तक का उपलब्ध है और वो लगातार उसका उपयोग हो रहा है। तो आप ये देखिए कि वो अपने चीफ सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट कर पाते थे, वो ऊपर से आता था। उनके होम सेक्रेटरी अवनीश जी, जिनको मीडिया लगातार बता रही है कि वो उनके बहुत ही निकट हैं, हाँ। वो भी किसी और के अधिक निकट थे। मैं तो ब्यूरोक्रेसी में सबको जानता हूँ, तो आपको बता सकता हूँ, तो वो भी किसी और के अधिक निकट थे। उसके अतिरिक्त सबसे अधिक आश्चर्यजनक जो आपका जो हुआ पदस्थापन वो नवनीत सहगल का था। जी। नवनीत सहगल एक ऐसा पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में, जिसको उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं और जिसको बिल्कुल हम कह सकते हैं जो भाषा उपयोग में लाई जाती है कि बिल्कुल वो एक पावर ब्रोकर टाइप का बंदा उसको पनौती और बोलते हैं साथ में। जिस किसी मुख्यमंत्री के साथ वो निकट रहा वो मुख्यमंत्री दोबारा कुर्सी नहीं ले पाया। और सही बात। वो मायावती के अत्यंत निकट थे जी। उसमें तो के विरुद्ध कोई करप्शन के केसेस भी चल रहे। उसके बाद वो अखिलेश जी के अत्यंत निकट थे। दोनों का क्या हश्र हुआ आप जानते हैं। और तीसरी बार ये कहा गया कि योगी जी के अत्यंत निकट हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी वो सब जानते हैं कि उनका पदस्थापन कहाँ से हुआ। जी। और जो योगी जी के कतई निकट नहीं थे, ये इससे सिद्ध हो गया कि योगी जी धमाके के साथ 2/3 बहुमत से दोबारा जीत कर आ गए। जी। यह अंतिम प्रमाण है कि वो नवनीत सहगल जी जो है ऊपर से बैठा ले गए थे। अब क्या हो रहा है, अब आप देख रहे होंगे कि ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हमने चर्चा भी की थी आप ही के शो में इस पे। अब ब्रजेश पाठक जो है बीएसपी से आए हुए, बीएसपी से आए हुए व्यक्ति को अचानक ये बना दिया गया। और आजकल जो है वो पुलिस के मामले में भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और उनके स्टेटमेंट्स को बड़ी प्रमुखता भी दी जा रही। अब देखो वैसे तो लखनऊ कैंट जो है वो सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है बीजेपी की, और ये जो है लखनऊ सेंट्रल छोड़ के गए कैंट में लड़ने, क्योंकि इनको भी पता था कि ये चुनाव ना जीतेंगे। तो ऐसा ना हो कि जो सबसे सुरक्षित सीट है अगली बार कहीं बीजेपी वो ना हार जाए। ये एक बात सोचने वाली है। तो सर वो प्रक्रिया थोड़ी बहुत अभी भी है, लेकिन नवनीत सहगल के पर काट दिए गए। चीफ सेक्रेटरी साहब अब रिटायर होने ही वाले हैं जी। अब इस बाद उनको एक्सटेंशन किसी स्थिति में मिल नहीं सकता। अवनीश जी होम सेक्रेटरी एडिशनल एसीएस होम थे, उनको भेजा गया उनके एक्सटेंशन का, यह जानते हुए कि एसीएस होम के एक्सटेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक। और उसके बाद फिर किसी कारणवश उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ। तो अब आप मुझे ये बताएं कि योगी जी जो हैं वो पहले से बेहतर स्थिति में है या पहले से कमजोर स्थिति में? मैं तो जानता हूं, लेकिन मेरे दर्शकों को क्लैरिफिकेशन देने तो ये दर्शकों को मैंने जो तथ्य बताए उससे वो अनुमान लगा लें। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। एक और चीज के लिए सर मैंने बुलाया था, इन दिनों सोशल मीडिया पे ये बहुत आम चर्चा है कि ज्ञानवापी को लेकर के जो उस वक्त वहां के डीएम साहब थे,
उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हुआ, प्रयागराज, जो कहना है आप कहिए। लेकिन 24 घंटे के अंदर जो है वो ट्रांसफर जो है मोदी ने करवा दिया। चूंकि आप इस पूरे सिस्टम से जुड़े हो और मुझे लगता है आपसे अच्छा कोई इस मामले में मुझे जवाब नहीं दे सकता, मेरे दर्शकों को भी कोई कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूं। सर, क्या ये ट्रांसफर प्रोसेस वाकई ऐसा था जैसा सोशल मीडिया में बताया जाता है, या इसमें कुछ और भी है एंगल? कौशल राज शर्मा जो है वो मेरे अत्यंत निकट मित्र के दामाद हैं जी। जी, डिस्क्लोजर कर देता हूँ। और 2006 बैच के अधिकारी हैं वो जी। 2006 बैच के जितने भी अधिकारी थे उनको 1 जनवरी 2022 को 16 वर्ष, जिस कैलेंडर ईयर में स्टार्ट है 16वें वर्ष में उस कैलेंडर ईयर को प्रमोशन मिल जाता है लगभग हर आईएएस अधिकारी को, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई किसी प्रकार की जांच न चल रही हो। यानी चुनाव से पहले मिल गया था। 1 जनवरी 2022 को उनका प्रमोशन हो जाता है। ठीक। प्रमोशन के बाद उनको स्थानापन्न किया जाना चाहिए था, उनको नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको कहा जाता है, मेरी जो सूचना है उसके अनुसार योगी जी ने स्वयं कहा कि अभी चुनाव है तो अभी आप रुक जाओ। तो वो न चाहते हुए भी रुक गए, क्योंकि प्रमोशन होने के बाद डीएम पद पर कौन काम करना चाहता है। सही बात है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जो डीएम लखनऊ रह चुका है, डीएम लखनऊ के बाद कोई भी और डीएम पद जो है वो डिमोशन माना जाता है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में। डीएम लखनऊ के बाद फिर आप जो है वो बड़े डिपार्टमेंट्स एज उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट संभालते हैं, या फिर आप फिर सचिवालय में जाके आप बड़े पदों पर नियुक्त होते हैं जी। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। वे जब डीएम लखनऊ थे तब उन्होंने दिल्ली जाने के लिए आवेदन किया था। तो दिल्ली जाने का आवेदन ना मानते हुए योगी जी ने स्वयं, योगी, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरी व्यक्तिगत सूचना है, इसमें कोई गलती हो नहीं सकती किसी भी प्रकार की, क्योंकि मैं तो उनके स्वयं के टच में भी रहता हूँ। ठीक। तो वो जाना चाहते थे तो उनको बनारस एसडीएम भेज दिया गया। तो सुरेंद्र सिंह जो थे वहाँ पे, वो भी मेरे व्यक्तिगत जानकार, सुरेंद्र सिंह जो वहाँ डीएम थे, उनको स्पेशल सेक्रेटरी ले आया गया यहाँ पर। अब वो उनको माननीय प्रधानमंत्री जी सुरेंद्र सिंह को नहीं हटाना चाहते थे, लेकिन उनकी कुछ अस्वस्थता हो गई, चोट इत्यादि लग गई, हुआ था, तो कौशल राज को वहाँ लगा दिया गया। ठीक। अब चुनाव संपूर्ण हो गए। चुनाव संपूर्ण होने के बाद लगातार उसके बाद वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मुझे मेरा जो पद है वो दिया जाए। जो पद होता है, आप सुपर टाइम स्केल में जब बनते हैं तो सुपर टाइम स्केल में आपका पद होता है या तो सेक्रेटरी या कमिश्नर। ठीक। तो वो जो थे वो सेक्रेटेरिएट में आना चाहते थे, उनको फिर भी उनको कमिश्नर बना दिया उन्होंने। मतलब मैं जानता हूँ कि उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया कि वो किसी तरह से डीएमशिप उनकी छूट जाए। इतने जगहों पे डीएम रह चुके थे, सारी बड़ी बड़ी स्थानों पे डीएम रह चुके, आगरा डीएम रह चुके, कानपुर डीएम रह चुके, लखनऊ डीएम रह चुके, फिर बनारस के डीएम रह चुके। अरे भाई, आदमी तंग हो जाता है, लोगों को लगता है ना कि साहब डीएम जो है वो पता नहीं कौन सी बड़ी तोप है, लेकिन भाई वो भी एक इंसान होता है। सही बात है, मानव तो मानव होता है। वो भी जो है वो मानव सुलभ ये होता है कि भाई मैं कुछ और बड़ा काम करूं, ये तो मैंने इतनी जगह कर लिया। आगरा से उनको भेज दिया गया था मुजफ्फरनगर, जब दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर दंगों का ध्यान है आपको? जी जी। जब वहां पर इनको सुरेंद्र सिंह थे और वो आपके मंजिल सैनी डीएमएसपी को वहां से जब हटाया था आजम खान ने, तो कौशल राज को वहां आगरा से मुजफ्फरनगर भेजा था, वो भी डिमोशन था इनके लिए।
जी जी जी। फिर वहां से कानपुर आए मुजफ्फरनगर से डीएम। हम्म फिर कानपुर से ये जब योगी जी आए तो ये लखनऊ डीएम बने। हम्म लखनऊ के बाद फिर बाद में इनको बनारस भेज दिया गया जब ये दिल्ली जाना चाहते थे। हम्म। और अब ये वहां से अपना पूरा प्रयास करके वहां से, तो योगी जी ने तो उनके उनके आग्रह पर उनको उनके पद पर लगाया था। ठीक। उनके पद पर लगाया था तो प्राइम मिनिस्टर यदि कहेंगे कि उसको वापस लगा तो नहीं लगाएंगे क्या योगी जी? क्यों लगाएंगे? तो योगी हम्म जी का तो कोई उद्देश्य था नहीं, वो तो वैसे ही चाहते थे कि वहां रहे, उनको बहाना मिल गया, वापस कर दिया कि भाई मैं क्या करूं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, आप वहीं रहो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात करो। तो कहीं ये ऐसा तो जो नहीं है था वो कि कुछ लोगों योगी का जी का ये ही है रिक्वेस्ट कि था? वो हर जी। हर छोटी-मोटी बात में, विशेषकर ब्यूरोक्रेसी के मामले, ये आपको बिल्कुल ये जानकारी होनी चाहिए कि जब ब्यूरोक्रेसी की बात आती है ना, हम्म तो ये चीफ मिनिस्टर इत्यादि के लिए बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। हम्म अब आप ये देखिए हमारे राजस्थान में तो ये स्थिति है कि एमएलएज जो हैं, चूँकि उनकी हम्म सरकार थोड़ी-सी डावाडोल है, तो हम्म। एमएलएज जो हैं वो अपनी सिफ़ारिश से डीएम लगवा लेते हैं आजकल। अच्छा। हमारे यहाँ ये प्रचलित नाम स्थिति। कलेक्टर है। हाँ तो हाँ। जो लोग एमएलएज की सिफ़ारिश मान लेते हैं, यदि एक हम्म किसी मुख्यमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर की इच्छा को हम्म। ऑनर कर दिया, तो वो ये हो गया कि साहब कि उन्होंने जो है वो योगी को कट कर दिया। ये नहीं, मतलब वहां पे ये कहा जाता है ये कि ऐसी वो। ऐसी जो है वो जिसको कहूँ कि मैं अनभिज्ञता की बात है, जिस पर अच्छा क्योंकि हमारे ही कई मित्र कर रहे हैं, तो इस पर और अधिक टिप्पणी ना ही की जाए तो ही ठीक होगा। नहीं, मैं टिप्पणी की बात नहीं, एक वो मिसकंसेप्शन चल रहा है कि ज्ञान वापी से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए उनको वापस बुलाया गया, जबकि वो प्रमोशन वाला और योगी जी का रिक्वेस्ट वाला एंगल वो नहीं डाला जा रहा है। चलिए ठीक है, यह एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ज्ञान वापी कैसे। का अगर मामला था तो ये बताइए पुलिस कमिश्नर क्यों बदला गया? अब ये तो वो बताएंगे बनारस ना। का पुलिस कमिश्नर क्यों बदला गया? ये तो सर वो बताएंगे ना जो ये बात कह रहे हैं। मैंने तो बहुत पहले कहा था स्पष्ट तौर पे कि ज्ञान वापी से रिलेटेड और इससे रिलेटेड कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो कहा गया था। और दूसरी बात, ये जो रिक्वेस्ट आई थी वापस रखने की, वो योगी जी को सप्रेस करने के लिए नहीं थी। ठीक है, वो योगी जी को सप्रेस करने के लिए नहीं थी, बल्कि योगी जी के इसमें क्या सप्रेस रिक्वेस्ट की करने की वजह। बात है? अगर आप मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे यहाँ एक ऑफिसर है, जी 89 बैच का जो है, वो प्रभाकर राव का दामाद है। जी। प्रभाकर राव मतलब पीवी नरसिम्हा राव हम्म के बेटे का दामाद है। अब पीवी नरसिम्हा राव तो कब के हट गए, लेकिन हम्म उनके हटने के बाद भी पीवी हम्म नरसिम्हा राव की बात का ऑनर यहाँ होता था, और उनका जो बेटे का दामाद था उसको चीफ हम्म मिनिस्टर अच्छे स्थान पर प्रभाकर राव जी का यदि रिक्वेस्ट आता था तो लगा देते थे। तो भैया हम्म पॉलिटिशियन में अब एक और आपको बताता हूँ सबसे जबरदस्त बात। हम्म मुलायम सिंह यादव, हम्म उनसे जितना ओबलाइज करने वाला आपको मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा ऑपोजिशन के लीडर्स को। हम्म। ये मैंने सुना था। आप ये देखिए कि अटल जी की बात जितनी मुलायम सिंह जी के राज में चलती थी, हम्म उतनी तो उनकी बात कल्याण सिंह जी के टाइम में भी नहीं चलती थी। हम्म कोई भी उनके निकट कोई अधिकारी है तो वो यदि अटल जी के तरफ से, या अटल जी की छोड़िए, वो हमारे जो पारिक साहब जो थे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, उनका फ़ोन चला जाता था, तुरंत ऑनर होती थी इमीडिएटली। भैरव सिंह हम्म। जी ऑनर नहीं करते थे, वसुंधरा ने तो कभी ऑनर नहीं किया। हाँ, वो मैंने सुना था एलिगेंस के बारे में वसुंधरा जी का। इवन लास्ट जो है वो अभी भी कुछ लोग कहते हैं सर, गुजरात में कितना सच है ये कि ये भी वसुंधरा भी कम सेकुलर नहीं थी कंपेयर करे तो गहलोत से। इनफैक्ट कहीं कहीं ज्यादा सेकुलर थी। कहीं कोई प्रश्न ही नहीं पड़ता। वसुंधरा के जितने निकटस्थ लोग थे वो सब उसी समाज से थे।
यहाँ पे मजाक चलता था कि भैया ये वसुंधरा की सरकार नहीं, तो यूनुस खान की सरकार है। जी 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 जी। यूनुस खान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, सारी डील वही करता था। हम्म। और उसी कारण से उसको जो है वो आरएसएस ने बाद में जब उनका मौका लगा तो उसको बेचारे को जो है वो ऐसा रगड़ा, सचिन पायलट के सामने खड़ा करवा दिया, जमानत जाते जाते बची उसकी। तो संजय सर को बुलाने का एक प्रमुख कारण यही था कि जो योगी जी को लेकर के कुछ लोगों में डाउट्स हैं कि योगी जी सेकुलर हो गए हैं, तृप्तिकरण कर रहे हैं, वो पूर्णतया गलत है। और मैं इसीलिए संजय सर को मैंने बुलाया था, क्योंकि मैं चाहता था आप समझे इस बात को कि योगी जी जिस मठ के उत्तराधिकारी रहे हैं, वहां पे ये जो मिथ फैलाया जा रहा है उनके बारे में, वो ठीक नहीं है। हमें भी थोड़ा सोच समझ के और तथ्यों को जानने के बाद इस तरह की बातें करनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता उतने बड़े पद को लोग जब इस प्रकार से अपमानित करते हैं। तो संजय सर, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका छुट्टी का दिन था, लेकिन मैंने स्पेशली आपसे कुछ टाइम निकाल लिया। धन्यवाद सर शो में आने के लिए। जय श्री राम कंपलसरी है सर मेरे शो में। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ज्ञान वापी जल्दी लेंगे। ज्ञान वापी तो ले ही लिया, बचा क्या है उसमें।